समारोह आयोजित किया। पिछले 15 अगस्त को कोचिंग में सब लोग इकट्ठा हुआ तो कुलदीप और अतुल इन दो लोगों ने कहा कि सर आते हैं तो वीराना सा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले अतुल आए थे तो थोड़ा भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कहते कहते कि कोई हम उम्र मिलता नहीं है, थोड़ा सा अजनबी सा लगता है। तो वहाँ ये तय हुआ कि रुकिए मैं ऐसा समारोह आयोजित करता हूँ जिसमें सब लोगों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया जाए। वो मैंने एक ख्वाब सजाया और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाया कि ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें सारे लोग एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हो। फिर मैं उसमें सोचना शुरू किया, फिर लोगों से अपने सपने साझा किया कि ऐसा कुछ करना है कि सब लोग एक मंच पे एक साथ इकट्ठा हों। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मैं इतना सब कुछ एक बड़े तरीके से करने का प्लान बना रहा हूँ। अभी एक हफ्ते पहले तक सब लोगों को यही लगता था कि जैसे कोचिंग में टीचर डे मनाया जाता है, हंसी खुशी से सब लोग एंजॉय कर लेते हैं, एक दूसरे से गिफ्ट का लेन देन हो जाता है। लेकिन जब एक हफ्ते पहले इन लोगों को मैं थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा मेरे में कमी है कि चाहे जितने बड़े मेरे सामने हो गए हैं लोग, जब कोई थोड़ा सा ये लोग गलत राह चलते हैं तो आज भी मैं डांट देता हूँ। ये मेरी कमी समझिएगा, चाहे जो मर्जी वो समझिएगा। लेकिन खुशनसीब भी हूँ इस मामले में कि जिनको भी मैं थोड़ा सा डांटता हूँ वो मुझे प्यार बढ़ा के ही रिटर्न करके मुझे दे देते हैं। इस मामले में थोड़ा सा खुशनसीब हूँ। कहीं से मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ इन लोगों को खुश करने के लिए ठीक है, इनको मैं कुछ भी कहता रहूँ, ये बस खुश रहें ना। ये मेरे एक शिक्षक हूँ, बाय नेचर टीचर हूँ, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ इनको खुश करने के लिए कुछ भी करता रहूँ। तो एक हफ्ते पहले मैं जब गुस्सा थोड़ा सा होना शुरू हुआ, मैं प्रेशर डालना शुरू किया, तब जाके इन लोगों को लगा कि नहीं प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होना है। फिर मैंने अपने सपने को बताया कि क्या मैंने सोच रखा। मेरी सोच यही थी कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं चाहे जहां भी चले गए आज की डेट में चयनित हैं। कभी कभी लोगों के दिमाग में लगता है कि देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पर रहकर की जा सकती है। ये कहीं ना कहीं एक परिभाषा थोड़ी सी गलत हो जाती है। देश सिर्फ सीमा नहीं होता है, कतरा कतरा इकट्ठा होता है तो हमारा देश बनता है। और हम हर मोड़ पे हर उस कतरे की हिफाजत कर रहे हैं तो हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। आज की डेट में यहाँ जितने लोग चयनित हैं इसमें चंद्रशेखर शाहनी, संदीप यादव, विक्रम कुमार और सुनील यादव, ये लोग देश की सीमा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इनके अलावा ये जो आपके सामने बैठे हैं ये लोग, ये देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हर मोड़ पे अगर मैं अपनी सेवा देश के लिए दे रहा हूं तो वही मेरा देश प्रेम है, वही मेरे देश की सेवा है। तो ये जो भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं इन लोगों का सम्मान करना मैं अपनी खुशनसीबी समझ रहा हूं। मैंने जैसे भी राह दिखाया, ये लोग जैसे भी चले आगे, आज की डेट में देश सेवा के लिए ये लोग योग्य हैं और अपने अपने विभाग में गर्व होता है ये सुनकर के इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारियों का दिल जीत चुके हैं। कुछ भी कहने से पहले मैं थोड़ा सा अब आगे इन लोगों के बारे में दो शब्द में बता दूंगा। सबसे पहले मैं अतुल यादव के बारे में 2 शब्द कहूँगा। पहली मुलाकात और पहला चयन, अतुल निहायत ही सीधे शर्मीले कम बोलने वाले थे, पढ़ने में काफी योग्य, जितनी तारीफ उनकी कर ली जाए वो पढ़ने में काफी योग्य थे। पढ़ने में इतने योग्य थे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेस्ट दर टेस्ट जब भी टेस्ट होता था सैटरडे को और जब भी लिस्ट निकलती थी तो पहला नाम फिक्स था, उन्होंने अलर्ट करा रखा था कि पहला नाम होगा तो अतुल यादव का होगा। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब तक वो सिलेक्शन हो नहीं गए, जब तक कोचिंग छोड़ नहीं दिए, अतुल पहला स्थान ही है। कुलदीप उनके पीछे लगे रहे कि कब उनको पटकनी दे दें, लेकिन शायद ऐसा सौभाग्य कुलदीप को नहीं प्राप्त हुआ। तो अतुल आगे आगे, कुलदीप पीछे पीछे। अतुल के परिचय के रूप में कुलदीप ने भी कहा कि अतुल की पूरी जिंदगी और पूरा जीवन पढ़ाई ही से,
शायद अतुल उतना बोल लगे, मैं अतुल से उतनी उम्मीद नहीं पाल रखा था कि अतुल उतना बोल ले जाएंगे, इसलिए कि मुझे पता है कि वो किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा जो हो जाता है उसको समाज से शायद बहुत कम जुड़ाव रख पाता है। और अभी अतुल ने कहा कि मेरी एक अंदर एक कमी है कि जो मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता हूं, तो अतुल मैं आप कहना चाहता हूं वो आपकी कमी नहीं है। जो भी किताबी कीड़ा बन जाता है उसके अंदर ये कमियां स्वतः आ जाती हैं, वो कमी नहीं है। इसके अगली कड़ी में मैं कुलदीप की बात करूंगा। कुलदीप भी मेरी जिंदगी में जिस तरह से भी जुड़े, कुलदीप काफी योग्य। कुलदीप का सपना पुलिस बनना था। कुलदीप अतुल के ही साथ पुलिस में भी चयनित हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश तकदीर खराब थी, या यूं कहा जाए तकदीर को कहीं और लेके जाना था, दौड़ नहीं निकल पाए। कुलदीप काफी अपसेट हो गए, थोड़ा सा मनोबल टूट चुका था, लेकिन फिर उसके बाद से हौसले को नई जिंदगी दिया, नया सवेरा हुआ, नए तरीके से फिर लगे और आज की डेट में इंडियन रेलवे में लोको पायलट के पद पे चयनित। और लोको पायलट के पद पे चयनित ही नहीं है, ये लोग मुझसे जुड़े तो मैंने भी फर्ज निभाया आज तक। इन लोगों को आज भी जब मैं मुझसे बात होती है, इन लोगों को सिवाय पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं कहता। मेरी अंदर एक कमी है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे शायद इसलिए ना जुड़ाव महसूस कर पाए कि मुझसे जब मुलाकात होती तो सिवाय पढ़ाई के मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। उन बच्चों को ये अगर उम्मीद लगता होगा कि सर आएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर की बात करेंगे, हंसी मजाक की गीत गाने की बात कर लें, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं जब भी आपसे मिलूंगा तो पढ़ाई की बात करूंगा, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे भाग जाते हैं। कुलदीप उसमें से थोड़ा सा अलग थे। हर मोड़ पे बस सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने मेरी हिंदी पे कब्जा करने की कोशिश किया और मेरी हिंदी को काफी कॉपीराइट मार लिया, कट पेस्ट होता है। और अभी बहुत खुशी हुई है ये जानकर कि रेलवे डिपार्टमेंट में जो राजभाषा का एक विभाग है, अभी 16 सितंबर आने वाला है, हिंदी दिवस मनाया जाना है, राजभाषा विभाग की एक अहम जिम्मेदारी कुलदीप को सौंपी गई है। ये बड़ा सौभाग्य और खुशी की बात है। वो हिंदी पे इन्होंने एक पकड़ बना ली कि इन्हें वो अहम जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप बहुत खुशी की बात है। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे गोरखपुर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे में कितने कर्मचारी अधिकारी होंगे, खोजने पे कोई नहीं मिला, एक इनकी मैडम है अधिकारी और एक ये। तो ये गर्व की बात है। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा अश्वनी के बारे में बता दूं। अश्वनी यादव, अश्वनी नो डाउट मुझसे मिलने के पहले कैसे थे मुझे नहीं मालूम। अभी उन्होंने अपना परिचय आपने खुद ही बताया कि लड़ाई झगड़ा और नकल वाली बात, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता, उन्होंने अपना खुलासा किया है। लेकिन जो बात वो छुपा ले गए वो ये कि जब उन्हें हिंदी इतनी पसंद आई कि शायद यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें सबसे खूबसूरत नोट्स अगर किसी ने बनाया तो वो अश्वनी यादव ने बनाया। इतना खूबसूरत, एक एक लाइन सोच के पूछ के नोट्स बनाए, जैसे लग रहा हो तो शादी का कार्ड छपवा। ये हकीकत है और शायद उनके नोट्स से आज अतुल भी शेयर करते हैं, ये मुझे पता चला है जैसे उन लोगों के द्वारा। तो जिंदगी भर अश्वनी अगर अतुल के नोट्स से पढ़े तो एक ऐसा मौका आया कि जब अश्वनी के नोट से अतुल पढ़ रहे हैं, ये दोनों भाइयों का प्यार और दोनों भाइयों का योगदान है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं उनके पीछे हूं, मैं किसी से कम हूं। रोल अपना अलग अलग मोड़ पे हो सकता है। कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत तेज होता है तो कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत तेज होता है। आज भी कभी कभी सबसे ज्यादा बात मेरी कुलदीप से हो जाया करती है। आज भी कुलदीप हमसे बताया कि सर अश्वनी अपना आपका नोट्स रखा है, जब बजाता है देखना जब दोहरा के रखता है। अतुल भी उसी नोट से पढ़ता है, ये कुलदीप के द्वारा मुझे पता चलता है। तो अश्वनी आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि सर मैं पीछे था या ऐसे था। किसी मोड़ पर आप आके आप इस लेवल तक तो हुए ना कि आज के डेट में यूपी पुलिस में अपने दम पर सफल है। थोड़ा सा तेज तर्रार थे और वो तेज तर्रार के चक्कर में जब एक मोड़ का उनके भी जिंदगी में आया कि जब ये किसी वजह से छट गए, छोटे भाई हो गए यूपी पुलिस में, कुलदीप भी हो गए, तो इनके भी जिंदगी में मोड़ आया कि जब ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे, थोड़ा सा टूट गए थे।
तो फिर मेरी वही आदत है, आज ये सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो वही रीज़न है कि मैं आज भी लोगों से ये कोई ना कोई बात होती है तो पढ़ना लिखना कैसे पढ़ना जो भी है कैसे करना, ये सब कुछ मैं समझाता रहता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लाइफ में कहीं एक जगह स्टोर ना हो, ये एक जगह स्टेट ना हो, जब उससे आगे बढ़ते रहिए, जब तक जिंदगी है तब तक आगे चलते रहिए। हो सकता है आज एक पहला पायदान आपको मिला है, हो सकता है कल दूसरा पायदान मिले, हो सकता है इससे बड़ी छत आपको नसीब हो जाए अगर आप चलते रहेंगे तो। फिर उसके बाद से मैं सर्वेश यादव, इनके बारे में क्या कहें, इनके बारे में पहले हम ही हंसी छूट जाती है, काफ़ी शर्मीले, हर बात में मुस्कुरा देना, गलती करके आते थे मेरे पास मुस्कुरा देते थे, कभी कभी कोचिंग में 1-2 गलतियां की मेरे पास आके मुस्कुरा देते थे, मैं गुस्सा भी करता था मेरे पास आके मुस्कुरा दी, मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता था। सर्वेश बाकी बहुत कम बोलते थे, बहुत तेज नहीं बोल पाते थे, लेकिन मुझसे उनका एक ऐसा जुड़ा हुआ कि कोचिंग में वो किसी से नहीं बात करते थे तो मुझसे बैठकर वो लड़का 1-1 घंटे बात कर रहा है। जो सर्वेश मतलब खुल के किसी दूसरे से 10 मिनट नहीं बात करता था, वो कोचिंग में जब कोचिंग खत्म हो जाता था तो मुझसे बैठ के 1-1 घंटा सर्वेश अपनी जिंदगी के बारे में। अब थोड़ी सी दूरियां हो गई हैं, अपनी जगह पे हैं, वो सफल हैं, चयनित हैं, एक जगह सेवा दे रहे हैं, तो अब उतना बात नहीं हो पाता है, लेकिन शायद किसी मोड़ पर सर्वेश ने अपने जिंदगी की ऐसी ऐसी बात हमसे शेयर की कि शायद अपने फ्रेंडों से ही शेयर की जा सकती थी। तो सर्वेश ऐसे इंसान थे, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ वो बातें मेरे दिमाग में आज भी पहुंचती रहती हैं, इन लोगों से कैसे मेरा जुड़ाव बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद से किशन मिश्रा, अभी यहीं क्रॉसिंग के जस्ट बगल में एक बड़ा सा बिल्डिंग है, मुन्ना सिंह का कटरा, इसमें कोचिंग चल रही थी। किशन मिश्रा के साथ लगभग 7 या 8 लोग कोचिंग पढ़ने आए थे, एकदम पीछे बैठते थे लाइन से, ना बोलना ना कुछ, किसी से कुछ टच रखना, पीछे से पढ़ना और पीछे से धीरे से निकल के भाग जाना। इन लोगों को समझते मुझे कई महीना लग गया कि मतलब ये क्या करने आते हैं लोग। मैं बोलता हूं तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये भी समझना बड़ा कठिन काम था। बाकी बच्चे धीरे धीरे तो गायब हो गए, किशन रुक गए। किशन की एक अदा आज भी पसंद है, आप लोगों को बताऊं, मेरी एक बड़ी थोड़ा सा गलत आदत कहिएगा या मेरा एग्जाम लेने का तरीका बड़ा कठिन है। आज भी देखिएगा बहुत सारे जो बच्चे बैठे हैं, जब मैं कोचिंग में पहुंचता हूं बिना बताए हफ्ते में 1 दिन की कॉपी बंद करा के सख्ती से खड़ा करा के सवाल पूछता हूं। ये मेरे अंदर पुरानी आदत है, इसलिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। आप सिर्फ खूबसूरत नोट्स बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, आप पढ़ेंगे कब? कल के डेट में नोट्स आप लेके थोड़ी एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे, हाँ ये मेरा नोट्स है, आपको याद होना चाहिए। तो ये मेरी पुरानी आदत है, बिना कुछ दिए मैं बिना बताए आता हूँ, कहता हूँ कॉपी बंद और मैं सवाल पूछता रहता। किशन की एक अदा आज भी मुझे पसंद ये है कि जब मैं पूछता था किशन से तो बिना कुछ बोले जितनी बार क्वेश्चन पूछूं कहता था भैया अगर यही बात मुझसे बोल दो ना कि नहीं आ रहा है ना। किशन बस इतनी बात, बस सर 2 बार ऐसे, इससे ज्यादा किशन को बोलने में तकलीफ होती थी। मुझे सालों लग गया किशन को समझने में कि बंदा है कैसा, लेकिन समझ में तब आया। अभी किशन ने कहा ना कि मैं बहुत हाई रैंक नहीं लाया, वो झूठ बोल रहा था। एक दौर ऐसा आया सिलेक्शन के पहले, इन्होंने कोचिंग पे कब्जा किया और पहला और दूसरा स्थान की फाइट करने लगे और कंटिन्यू, नहीं तो पहला नहीं तो दूसरा। तो बिना बोले 1 साल बाद समझ में आया कि ये बच्चा कैसा है। जो कुछ नहीं बोला वो अपने प्रदर्शन से दिखा दिया कि हाँ मैं पहला और दूसरा ला रहा हूं। बहुत कम बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ पूछा हूं और वो बोला हुआ, हमेशा बस मदारी की तरफ से, लेकिन प्रदर्शन साफ दिख रहा था। कोचिंग में पहला और दूसरा कंटिन्यू स्थान आने लगा और कंटिन्यू स्थान आने लगा, फिर हौसला बढ़ गया। और फिर किशन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब सिलेक्शन मिलना शुरू हुआ तो लाइन बाय लाइन कई सिलेक्शन आते चले गए। रेलवे में सेलेक्ट थे,
रेलवे में ज्वाइनिंग कर चुके थे, रेलवे में जॉब कर रहे थे, फिर उसके बाद से पुलिस का निकला, फिर पुलिस का भी निकल गया, तो रेलवे को छोड़ के इन्होंने पुलिस ज्वाइन किया। इसलिए एक सपना था, वर्दी देश की सेवा, एक वर्दी में एक जुनून था, तो रेलवे छोड़ के इन्होंने यूपी पुलिस ज्वाइन किया और आज की डेट में सोनभद्र में अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद सूरज यादव, अभी सूरज ने बताया कि पहली मुलाकात महुआतर में से मुझसे हुई थी। ये दो लोग थे, आए तो 2-4 लोग थे, लेकिन लास्ट में मेरे पास रुक गए 2 लोग, सूरज यादव और संदीप सिंह। मुझसे जिस दिन पहली मुलाकात हुई, मैं नहीं जानता था कि कॉलों में कोचिंग में पहुंचा और देखें कि ये लोग सामने बैठे हुए 2-4 लोग नए लोग हैं, और मैं पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ा के मैं बाहर निकला तो ये लोग सीधे पूछे कि सर फीस कितनी है। मैं कहा सर मुझे नहीं मालूम, सर से पूछ लो फीस कितनी है, और इन लोगों ने फीस जमा किया। फिर 2 दिन बाद इन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं गोरखपुर में 5-7 कोचिंगें हम लोग भटक के आए हुए हैं और यहाँ आए हैं सर, मुझे हिंदी और जीएस की तलाश थी, और हिंदी सर आप बेहिसाब पढ़ाते हैं। हम कहें ठीक है भाई, आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। ये तो पहला उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया। कोचिंग में सूरज से एक आत्मीय रिश्ता बना मेरा। आत्मीय रिश्ता का मतलब यह है कि सिलेक्शन के पहले तक, जब कोचिंग खत्म हो जाती थी, बहुत ऐसा वक्त आया कि कोचिंग के बाद मैं कहीं परेशान हुआ, कुछ परेशानियों ने मुझे घेरा, तो सूरज उसके बाद 2-2 घंटा 3-3 घंटा मेरे पास बैठा। तो एक आत्मीय रिश्ता ऐसा बना सूरज से कि वो पढ़ने के अलावा हमारी परेशानियों को दूर करने में उसने बड़ा मुझे मेरा हेल्प किया। तो समझ में नहीं आता है कि वो मेरा आभारी है कि मैं उसका आभारी हूँ। ये फैसला हम भी कर लेंगे, वो भी कर लेगा, ये हम लोगों पे छोड़ दीजिए। ये आपस का रिश्ता हो सकता है फैसला। आज भी कभी मैं मुसीबत में फंसता हूँ, कोई परेशानी होती है, तो सूरज कभी देखता है तो सीधे फोन करता है। सिलेक्शन अपनी जगह है, शिष्य गुरु का संबंध अपनी जगह है। फिर उसके बाद आदर्श, अभी मैंने बताया आदर्श के बारे में कि आदर्श हंसने के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था, सिवाय हंसना, सिवाय हंसना, सिवाय हंसना, उसके अलावा कुछ था ही नहीं उसकी जिंदगी में। तो शुरुआती 6 महीने मुझे यही लगा कि नहीं, ये कहीं किसी लायक नहीं है। और नंबर भी आता था नीचे से 5वां, नीचे से 10वां, नीचे से 8वां। तो जाहिर सी बात है, मेरे जगह पे कोई भी रहेगा तो यही मान के चलेगा भैया कि कोचिंग में सिर्फ हंसना, क्रिकेट की बात करना, कोचिंग छोड़ के क्रिकेट खेलना। बाद में पता चला कि अपने इंटर और पता नहीं हाई या 11 का एग्जाम छोड़ के क्रिकेट खेलने चला गया। तो फिर समझना बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि ये आगे ज़िंदगी में क्या करने वाला है। लेकिन इसके सहपाठी लोग बन गए अखिलेश, अभी मैं चंद्रशेखर पे भी आता हूँ, विक्रम पे आता हूँ, तो ये लोग 4 इन लोगों का गोल बन गया। ये लोग हिंदी में बड़ी दिलचस्पी लेने लगे और हिंदी में ऐसी दिलचस्पी लेने लगे कि फिर कोचिंग से जुड़ाव एक जरिया होना चाहिए, बस किसी तरह से कोचिंग से जुड़ाव का, और वो जरिया हिंदी बन गया। फिर कोचिंग की तरफ दिलचस्पी बढ़ती गई, फिर रिश्ते ऐसे होते चले गए कि आज के डेट में आदर्श आपके सामने है। किसी परिचय मुझे नहीं देना है कि आदर्श ने क्या किया होगा और कैसे टॉप किया होगा। अभी आदर्श ने कहा कि मुझे याद नहीं कि वो अंडर 10 आया है, जबकि वो भी झूठ बोल रहा है। आज भी मेरे पास पूरी लिस्ट है, वो 4था, 5वां, 6वां स्थान परमानेंट आएगा। हाँ, ये बात सही है, कभी उसने टॉप नहीं किया, लेकिन 4था, 5वां, 6वां वो आया करता था। आदर्श जब बीएसएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट आने वाला था, आदर्श सारी बाधाएं पार कर चुका था और कोचिंग से 6 लड़के थे जो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और सबको भरोसा था कि रिजल्ट आना है, मुझे ज्वाइनिंग करने जाना है। उस 6 लड़कों में चंद्रशेखर, विक्रम, संदीप यादव, आदर्श और 2 लड़के और थे जो फिर बाद में कोचिंग से चले गए, कोचिंग नहीं आए। जब फाइनल रिजल्ट आया तो सबसे पहले मुझे संदीप ने फोन करके बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं ग्रुप में डाला। और उसके पहले जो छोटी सी घटना बता दूं, मेरी जिंदगी में वो एक अनोखा पल था। मैं सब खुशी खुशी उसको शेयर करता हूँ, हर जगह करता हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ। उसके जस्ट पहले मैं गांव पे गया हुआ था, आदर्श का मेरे पास फोन आया कि सर मम्मी मेरी बात करना चाहती हैं। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। सरप्राइज ये हो गया कि
मतलब कोचिंग के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना थी कि कोई मुझसे ये कह रहा हो कि मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। मैं काफ़ी इमोशनल हुआ, एक भावुक हुआ, इसलिए कि सामने एक माँ थी। फिर मैं उनसे बात करना शुरू किया तो उनके सामने बस एक ही दरख्वास्त थी कि मुझसे यही उन्होंने वो बार बार यही पूछे जा रहे थे अपनी भाषा में कि मेरा बाबू पास हो जाएगा कि नहीं, मेरा बाबू कामयाब हो जाएगा कि नहीं। मैंने उनको भरोसा दिलाया, इसलिए मुझे भी पूरा गर्व और घमंड गुरूर सब कुछ था कि इस जो रिजल्ट आने वाला इसमें आदर्श हो जाएगा। ये फुल कॉन्फिडेंस था मेरा। और उनसे मैंने कहा कि आप परेशान मत हो, ये सामने रिजल्ट पड़ा हुआ इसमें यह कामयाब होगा, ये मैं जानता हूं। उनको मैंने भरोसा दिलाया। लेकिन अब सोच सकते हैं कि वो तकलीफ कितनी बड़ी तकलीफ होगी कि जब रिजल्ट आया तो आदर्श उसमें छट गया, आदर्श उसमें बाहर हो गया। और जब आदर्श बाहर हुआ तो बार बार मेरे दिमाग में वो उस माँ का सवाल और मेरा जवाब बार बार गूंज रहा था कि मैंने भरोसा दिलाया था। और फिर ये रात भर मैं डिस्टर्ब हुआ इस बात को लेकर के, और सुबह से आदर्श कोचिंग आना बंद कर दिया। उससे ज्यादा मैं टूट गया था, मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, मुझे गुस्सा लग रहा था, मैं उससे कभी नहीं बात किया। मैं सारा गुस्सा उतारता था उसका फ्रेंड अखिलेश पे मैं गुस्सा उतारता था। अखिलेश से कहता था यार उसको बुला के लाओ। मैं बार बार एक ही बात कहता था, तुम उसको कहो, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उससे मैं बात नहीं करूं तो क्या मोटिवेट करूं, इसलिए उसकी मम्मी को भी मैंने मोटिवेट किया था और इसको भी मैं क्या कह के मोटिवेट करूं, छट चुका है वो। लेकिन मेरे अजीब सी मुझे हो रही थी, मैं बार बार अखिलेश से कहता था किसी तरह उसको लेके आओ। खैर एक वक्त आया कि फिर कोचिंग आना शुरू किया, जेल वार्डन का वक्त आया। देखिए कभी कभी मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि जब आप लोग एग्जाम देने जाइए और आप लोगों को लगे कि हौसला मेरा टूट रहा है तो मेरे पास एक बार फोन कर लिया कीजिएगा। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, जब आप सफल होने होते हैं तो कैसे एक जरिया बनता चला जाता है। जेल वार्डन का 2 दिन का पेपर था, एक दिन शायद पहले पेपर हो गया था और पूरे यूपी में हवा बन गया था कि पेपर बहुत ही कठिन आ रहा है, इतना कठिन आ रहा है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो आ क्या रहा है। रात में और मेरे पास भी मैसेज आ चुका था, सारे बच्चे सब एकदम हवाई हो गए थे कि सर पता नहीं क्या पूछ रहा, समझ में नहीं आ रहा, हम लोग कुछ पढ़े नहीं है और जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक लाइन नहीं पूछ रहा। रात में आदर्श का फोन आया 11 बजे रात को कि सर मन कर रहा है पेपर छोड़ दें, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा था। तो मैं आदर्श को समझाया, हम कह जरा स्क्रीनशॉट मेरे पास खींच के भेजो अगर तुम्हारे पास पेपर है तो। देखिए मैं कहा ना कि जब जरिया बनना होता है तो बनता चला जाता है, और इसलिए बार बार कहता हूं कि जब भी आपको लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस डोल रहा है एग्जाम हॉल से पहले तो एक बार मेरे पास फोन तो कर लीजिए। तो एक आदर्श के दिमाग में एक बात आई होगी, प्रकृति ने जब उसको बनाना चाहा तो एक दिमाग में डाला, वो मेरे पास फोन के उतरा। मैंने कहा कि पेपर मेरे पास भेजो, उसने पेपर मेरे पास भेजा और फिर उसको मैं समझाया कि देखो उसमें कुछ वो साहित्य वाला ईयर पूछ रहा था। मैंने उससे कहा कि ये मत घबराओ, ये देखो अंगुली पे गिन लो, ये 4-5 लोग बड़े बड़े हैं, इन्हीं का नाम ना देके बल्कि इनका ये ईयर पूछ दे रहा है, खाली तुमको फंसा रहा और इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये रात में आदर्श को मोटिवेट किया था और हम कहें देखो छोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब वहां तक पहुंच गया तो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम, इसलिए कि मैं शिक्षक हूं, मेरा काम है आपका कॉन्फिडेंस को ऊंचा करना। फिर उसके बाद से आदर्श एग्जाम दे के आया, बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब था, फाइनली आदर्श सेलेक्ट हो गया। कभी सपने में नहीं सोचा था कि जेल वार्डन की नौकरी मिलेगी, उत्तर प्रदेश जेल विभाग में पुलिस या प्रहरी बन के मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन आदर्श आज के डेट में सक्सेस और सफल है। और बहुत खुशी मुझे ये मिली कि आदर्श को छुट्टी नहीं मिली, आदर्श को छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब आदर्श को छुट्टी नहीं मिल रही थी तो आदर्श परेशान हो गया, तो उसके जेल में बहुत सारे मरीज बीमार हो गए। लेकिन आदर्श ने जिद कर लिया था कि सर 24 घंटे ड्यूटी करके 1 दिन की छुट्टी ले लूंगा। ये जब मुझे पता चला तो जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत खुशी मिली इस पल को खूबसूरत बनाने में। अभी एक लोग अभी यहाँ से चले गए, रोहित राय,
रोहित राय के भी बारे में बता दो। रोहित जब आया था तो कुछ नहीं जानता था, एसआई का बैच चल रहा था और एसआई में यही लोग थे, अश्वनी, आदर्श, किशन, ये लोग एसआई का बैच चलता था। रोहित आया तो उसमें बैठने गया, तो उसमें किसी ने कहा कि तुम यहाँ क्या करने बैठे हो, तुम जाओ उस वाले कोचिंग में बैठो। 2 कोचिंग अलग अलग बैच चल रहा था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो सवाल उससे किसने किया था, और बेधड़क कहा कि फीस मैं दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। बड़ा खरासा जवाब दे दिया उसने, और इन्हीं लोगों के बीच में बैठना शुरू किया, वो छोटा सा लड़का। और वो छोटा सा लड़का इन लोगों के बीच में बैठ करके, उसकी एक बड़ी अच्छी आदत है कि जब तक बैठा तब तक कुछ न कुछ पूछता रहता था। और इन लोगों के बीच में बैठते बैठते एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परिवेश बना लिया कि अपनी जिंदगी का पहला फार्म भरा और पहले ही फार्म में दिल्ली पुलिस में हो गया। अब एक और लड़के के बारे में आप लोग से बताऊं, नाम है संदीप यादव। ये पाली या सजनवा क्षेत्र में कोई गांव है माठ करके। तो ये अश्वनी और अतुल कुलदीप के थ्रू पता था कि हाँ यहाँ कोचिंग और यहाँ हिंदी और जीएस में अच्छा कर लिया होगा। तो छोटा सा लड़का मेरे पास आया, बीएसएफ का फॉर्म डाला हुआ था। उसकी एक बात मुझे याद है कि जब 2 दिन का क्लास ले लिया तो तीसरे दिन मेरे टेबल पे आया, इंतजार कर रहा था सारे बच्चे चले जाए। मुझसे मैंने पूछा कि बताओ क्या बात है, कह नहीं सर अभी बताएंगे। वो इंतजार कर रहा था कि सारे बच्चे चले जाएं। जब सब चले गए तो मुझसे कहा कि सर मुझे फीस 2 गुना मुझसे ले लीजिए, फीस बढ़ा के मैं दे दूंगा। हम कहें क्या हुआ, कह रहे सर मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए। हम कहें क्यों, तो कहा कि सर मेरी जनरेशन में आज तक मेरे गाँव में कोई नौकरी नहीं पाया, मैं अपनी जनरेशन का हूँ कि इसमें कोई नौकरी मेरे गाँव में नहीं। हम कहें भरोसा रखो, और यही कुलदीप और अश्वनी इन लोगों के घर पे रहना भी था। हम क्या भरोसा रखो, मेरी कोचिंग हो गई और तुम जहाँ रह रहे हो उन लोगों का सानिध्य हो गया। उम्मीद रखो 2 गुने फीस की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा करके आए हो तो भरोसा रखो नौकरी तुमको मिल जाए। यही वादा उसका और मेरा एक दूसरे से, एक दिन की सिर्फ बात है। बाकी वो पढ़ता रहा। सबसे ज़्यादा टच में अश्वनी के रहता था। रात में अश्वनी कुछ पढ़ाते थे तो सुबह आके मुझसे लड़ता था कि सर आप ऐसे पढ़ाएं, अश्वनी भैया ऐसे पढ़ाएं। तो मैं उसको समझाता था, बड़ा कंफ्यूज रहता था, छोटा सा था, बड़ा वो बात करता था। अभी गर्व की बात यह है, आप लोगों को सरप्राइज लगेगा कि उत्तर प्रदेश में उसके ट्रेड में ओबीसी का 1 पद था और वही सेलेक्ट हुआ। ये अपने आप में एक सीना चौड़ा करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के कोटे में ओबीसी में 1 ही ट्रेड था उसका और वही हुआ। ये जब पता चला तो ये अपने आप में गर्व की बात है। एक और नाम मैं ले लूंगा, चंद्रशेखर शाहनी का। चंद्रशेखर विचित्र प्राणी। चंद्रशेखर का नाम आता है तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो जाती है। मुस्कान इसलिए हो जाती है कि वो बंदा आता था कोचिंग में, सबको हंसाता था, जानबूझ के जो रोता रहता था उसको भी हंसाना शुरू करता था। एक बार की बात है कि लॉकडाउन का दौर था, लॉकडाउन के जस्ट बाद